मैं संजय सर आपको अपने चैनल PCM बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। चूँकि आजकल हम लोग मुग़ल शासक पढ़ रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो आप देख चुके होंगे, बाबर और हुमायूं का। आज आपको शेरशाह सूरी भी मिल गए होंगे, जो कि सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। अब मैं मुग़ल शासक का तीसरा शासक अकबर शुरू करने जा रहा हूँ। अकबर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि जब वीडियो आप देखें तो कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि जीके से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इतिहास में, वो सब अंत तक चले जाते हैं। और मैंने क्रमबद्ध किया है ताकि हर शासक और हर समय भारत का इतिहास आपके पास उपलब्ध हो सके। क्योंकि आज मैं अकबर लेके आया हूँ, और जो अकबर का जो शासन था वो कि काफ़ी विस्तार पूर्ण है, इसलिए उसे एक वीडियो में नहीं ख़त्म किया जा सकता। तो उसके मैं 2 वीडियो आपके पास प्रस्तुत करूंगा। अकबर का शासन लगभग 50 वर्षों का रहा। हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को शासक बनाया गया, और मैं उसकी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ कि अकबर उस समय पंजाब में था। जब हुमायूं, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि दिल्ली के दीना पनाह की सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, तो उस समय ये खबर जब अकबर के पास पहुंचती है, तो अकबर उस समय पंजाब में था। पंजाब में एक जगह थी कालानौर। पंजाब के कालानौर, ये पीसीएस का ही प्रश्न है कि हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ था। तो पंजाब के कालानौर में था, और वहाँ इसको सूचना मिलती है कि पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई है। तो कालानौर में ही इसका राज्याभिषेक होता है। 13 साल कुछ महीने या फिर 14 साल कुछ इतिहासकार लिखते हैं। 14 वर्ष की उम्र में कालानौर में अकबर की राज्याभिषेक किया जाता है, वहीं उसका राज्याभिषेक होता है। कम उम्र में शासक बनता है और लंबे समय तक वो भारत पे शासन करता है। लगभग 50 वर्षों का इसका शासनकाल रहा। चूँकि मध्यकालीन शासकों में अकबर जो है वो काफ़ी महान अकबर कहा जाता है या प्रतापी कहा जाता है। इसका कारण ये रहा कि इसने लोगों से संबंधित बहुत कल्याणकारी कार्य किए, या फिर भूमि से संबंधित या प्रशासन से संबंधित, या फिर हिंदू मुस्लिम एकता को लेके भी इसने बहुत से प्रयास किए। समाज सुधार में भी इसने बहुत से कार्य किए, वो मैं आपको अपने वीडियो में बताता रहूँगा। फिलहाल मैं अकबर शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैंने बताया आपको, अकबर उस समय कालानौर में था, जो पंजाब क्षेत्र में पड़ता है, और वो समय था 1556। आपको याद होगा 1556 याद भी रखना है, क्योंकि पानीपत का जो युद्ध था वो 1556 में ही है। पानीपत के युद्ध, यानी आप कंफ्यूजन में आ गए कि पानीपत का इससे पहले भी तक युद्ध हो चुका है, जो मैंने आपको बाबर के वीडियो में बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि अकबर के आते आते तक पानीपत का 2 युद्ध हो चुका था। एक था पानीपत का पहला युद्ध, जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और दूसरा युद्ध जो था 1556 में हुआ था, जो अकबर और इसके मुख्य सेनापति या फिर प्रधानमंत्री या फिर वजीर बैरम खां और हेमू के बीच में लड़ा जाएगा। तो वही 1556 का समय था जब ये गद्दी पर बैठता है। वास्तविक बात, सबसे पहली बात कि पूछा जाता है अकबर का पूरा नाम बताएं, तो आपको बता दें अकबर का पूरा नाम जो है वो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर है। और दूसरा प्रश्न आपका जैसे ये बनता है, अकबर का जन्म पूछा भी गया है कई जीके प्रश्नों में, कई जगह कंपटीशंस में, अकबर का जन्म। तो मैं आपको बता दूं, अकबर का जन्म हिंदू शासक के घर हुआ था। जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हराया, बिलगाम के युद्ध के बाद, और हुमायूं को देश छोड़ना पड़ा, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हुमायूं जाता है और हिंदाल के गुरु की पुत्री हमीदा बानो से शादी कर लेता है, जो कि एक शिया मुसलमान थी। हमीदा बानो से ही ये लड़का यानी अकबर पैदा होता है 15 अक्टूबर 1542 को। डेट याद रखेंगे,
15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है अमरकोट के राणा विरसाल के महल में। तो याद रखिएगा, अकबर का जन्म हिंदू राजा शासक के दरबार में यानी महल में होता है। वो राजा थे राणा विरसाल, ये पूछा गया है। और अकबर की माता हमीदा बानो जो थी वो शिया धर्म से थी, और पिता आप जानते ही हैं कि हुमायूं थे, जो पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। अब हुमायूं के मृत्यु के बाद अकबर का राज्याभिषेक होता है कालानौर में, जो कि पंजाब में पड़ता है, और तारीख थी 14 फरवरी 1556। याद रखिएगा, 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक होता है अकबर का पंजाब के कालानौर में। और उस समय अकबर का जो प्रधानमंत्री है या फिर जो वजीर थे वो बैरम खां थे। और मैं आपको बता दूं कि बैरम खां जो थे वो हुमायूं के सबसे विश्वसनीय सेनापतियों में से एक थे। मच्छीवाड़ा का जो युद्ध लड़ा था हुमायूं ने भारत आगमन के समय, उसमें बैरम खां ने बहुत वीरता का परिचय दिया था। तो यही बैरम खां जो थे वो अकबर के संरक्षक भी थे, जो कि शिया धर्म से थे। याद रखिएगा इस चीज को, बैरम खां शिया धर्म से थे। अगला जो है वो ये सब जानकारी, अकबर की पूरी जानकारी जो है, एक किताब है अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखा, उससे मिलती है। यानी अबुल फजल की किताब जो है अकबरनामा, उसमें अकबर की पूरी जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसी का जो तीसरा अध्याय है, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, जो कि काफ़ी प्रश्नों में पूछा गया है, काफ़ी कंपटीशंस में पूछा गया है कि आईने अकबरी के रचनाकार कौन हैं, तो आप अबुल फजल लिख सकते हैं। तो ये रहा अकबर की जानकारियाँ छोटी मोटी। चूँकि अकबर का शासन बहुत बड़ा है तो मैं उसे कई पार्टों में लेके चलूँगा। पहला पार्ट मैं उसका शुरू करता हूँ पानीपत के युद्ध से। पानीपत का युद्ध जो कि 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। पहला पानीपत का युद्ध आप सुन ही चुके हैं। दूसरा पानीपत का युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया, जिसमें अकबर विजयी होता है और भारत में मुगल शासन की स्थापना मजबूत होती है। अब इस पानीपत के युद्ध का जो पृष्ठभूमि है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि पानीपत का युद्ध क्यों, किसके बीच लड़ा गया, कौन था। हुआ यूं कि जब अकबर पंजाब में अपने अभियान में व्यस्त था, उसी समय मैंने आपको बताया था, अगर याद हो आपको, कि सूर साम्राज्य में एक आदिल शाह सूर करके शासक था। उसका सेनापति जो था वो हेमू रहा। यानी सूरों का जो सेनापति था वो आदिल शाह था, और आदिल शाह का जो सेनापति था वो हेमू था। उसने 1556 में क्या किया कि दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, और दिल्ली पर उस समय अकबर का जो सूबेदार था, मुगल सूबेदार जो था, वो तारदी बेग था। हेमू चूंकि एक प्रतापी सेनापति कहा जाता है, उसने जब दिल्ली पे आक्रमण किया तो तारदी बेग को हरा दिया, और तारदी बेग पे हराने के बाद उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया और दिल्ली का शासक बन गया। हम आपको बता दें, हेमू जो है वो मध्यकालीन इतिहास का अंतिम हिंदू शासक है, या फिर एकमात्र हिंदू शासक भी कह सकते हैं जो दिल्ली के शासन पर बैठा। यानी अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाए, दिल्ली के शासन पर बैठने वाला वो हेमू था, जो कि आदिल शाह का सेनापति था। हेमू जब दिल्ली को अधिकार में अपने लेता है तो वो विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण कर लेता है। विक्रमादित्य की उपाधि लेके वो दिल्ली के शासन को संभालता है। अब ये चीज, यहां से 2-3 प्रश्न आपके बनेंगे, ध्यान से देखें कि कौन से युद्ध के बाद, चाहे कौन सी सत्ता पाने के बाद हेमू विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करता है, तो वो दिल्ली की गद्दी पाने के बाद हेमू विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि विक्रमादित्य की उपाधि
लेने वाला हेमू कौन सा शासक था? बहुत से प्रश्न बनते हैं ऊपर से, तो हम आपको बता दें 14वां हेमू जो था विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां शासक था। यानी उससे पहले 13 शासक जो थे वो विभिन्न उपलक्ष्यों में विभिन्न विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर चुके थे। हेमू जब गद्दी में बैठता है तो लगता है जैसे मुगल शासन खत्म हो जाएगा। तारदी बेग दिल्ली से भागता हुआ पंजाब पहुंचता है। पंजाब पहुंचने के बाद वो अकबर को सूचना देता है कि दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया है और वो एक बहुत ताकतवर शासक है, उसको हराना मुश्किल है, तो अब दिल्ली की आशा छोड़ दी जाए। अकबर बहुत दुखित होता है और उसे गुस्सा भी आता है कि मेरा सेनापति, मेरा सूबेदार इतना डरा हुआ है। और ये बात जब बैरम खां को पता चलती है तो वो आग बबूला हो जाता है और वो तारदी बेग का सिर काट देता है और तारदी बेग की मृत्यु हो जाती है। मैं आपको एक चीज बैरम खां के बारे में बता दूं। बैरम खां जो था लौह रक्त की नीति पे चलता था, यानी जिस राजा को वो हराता था उसके सिर को काट देता था, ये उसकी खूबी थी। तो वो तारदी बेग का सिर काटता है। उसके बाद अकबर और बैरम खां दोनों आपस में मिलते हैं और सोचते हैं कि दिल्ली पे फिर आक्रमण किया जाए और दिल्ली को पुनः अपने कब्जे में लिया जाए। जैसे कि मैंने बताया हेमू के बारे में, तो हेमू की थोड़ी सी जानकारी आप ले लो। हेमू जो था वो एक नमक का कारोबारी था और एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था, एक गरीब परिवार से था। परंतु सूर शासकों ने उसकी गुण को देखा और उसे ऊंचे ओहदे पर लेके गए। विशेष रूप से ये जो आदिल शाह था ना, इसने हेमू के गुण को पहचाना और उसे अपना सेनापति नियुक्त किया। अब ये हेमू जो था वो प्रतापी सेनापतियों में से एक ऐसा सेनापति था जो लगातार 22 युद्ध लड़ा और 22 युद्ध में वो विजय प्राप्त किया। यानी अपने आप में सैन्य अभियान का बहुत बड़ा जानकार था। अब पानीपत का जो युद्ध होता है उसमें उसका सामना बैरम खां जैसे सेनापति से पड़ता है, अकबर जैसे लोगों से पड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 5 नवंबर 1556 को ये पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है और हेमू और अकबर की सेना आमने सामने पड़ती है। क्योंकि मैंने बताया आपको 1542 में अकबर का जन्म है, तो 1556 में वो मात्र 13 या 14 साल का लड़का था। तो सेनापतित्व का जो कार्य था, यानी जो मुख्य करता था, वो बैरम खां था। तो इसीलिए कभी कभी प्रश्नों में यह आता है कि हेमू और बैरम खां के बीच में युद्ध लड़ा गया, या फिर अगर क्लूज में हेमू और अकबर है तो आप हेमू अकबर भी डाल सकते हैं, या फिर बैरम खां से भी ये युद्ध हुआ। युद्ध होता है और भयंकर युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को। युद्ध की ये स्थिति रहती है कि हेमू युद्ध को जीत रहा होता है और मुगल शासक फिर से भारत से अपना समेटने के चक्कर में पड़ जाते हैं। यानी अगर हेमू जीतता है तो मुगल शासन वहीं पे खत्म हो जाता है और भारत में फिर से हिंदू साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। परंतु युद्ध के अंतिम क्षणों में अचानक हेमू की आंख में एक तीर लगता है। आंख में तीर लगने की वजह से वो अपने हाथी पर बैठा था, जिस हाथी पे, उस हाथी के अगले भाग पे गिर जाता है, जिसे हौदा कहा जाता है। उस हौदे में गिर जाता है और उसके गिरने के बाद उसकी सेना को ऐसा लगता है कि जैसे हेमू मारा गया, और इस प्रकार उसकी सेना में भगदड़ मच जाता है कि हेमू मारा गया, परंतु हेमू मारा नहीं गया था। उसके बाद हेमू को पकड़ के लाया जाता है अकबर के सामने और बैरम खां उसका सिर काट देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बैरम खां जिस शासक को जीतता था उसका सिर काट देता था। अकबर के मना करने के बाद भी वो सिर काटता है। इसी वजह से बैरम खां और अकबर में काफी अनबन हो जाती है बात, और इस प्रकार हेमू का अंत हो जाता है और पुनः जाते जाते मुगल शासन की स्थापना फिर से हो जाती है।
और ये शासन लंबा चलता है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर जीतता है और हेमू हारता है, और इस प्रकार फिर से भारत पे मुगल शासन की स्थापना होती है। अब यहां से मैं अकबर का शासन शुरू करता हूं, और आपको बता दूं अकबर का शासन जो है कई भागों में बटा हुआ है। पहला 1556 से 1560, ये जो शासन काल था उसका 1556 से 60 का, ये बैरम खां के संरक्षण में होता है। दूसरा उसका शासन है 1560 से 62 कहिए चाहे 64 कहिए, ये उसका शासन जो है वो पर्दा शासन कहलाता है या फिर पेटीकोट शासन कहलाता है। तो मैं इन दोनों को पहले क्लियर करना चाहूंगा। तो ये बैरम खां का शासन समझना चाहेंगे आप, तो 1556 से लेके 1560 तक बैरम खां जो है वो अकबर का संरक्षण प्राप्त करता है। बैरम खां के संरक्षण में अकबर शासन करता है। बैरम खां, चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि शिया मुसलमान था, और उससे अकबर के राज्य में रहने वाले अधिकतर लोग जो थे, जो उसके सेनापति या फिर और जमींदार लोग थे, सूबेदार लोग थे अकबर के शासन में, वो सब सुन्नी मुसलमान थे। तो बैरम खां को देख के जलते थे कि एक शिया मुसलमान प्रशासन के सबसे ऊंचे पद पे क्यों जाए। दूसरी बात, हरम भी उससे नाराज था। हरम वो दल था जिसमें महिलाएं रहती थी, वो दल भी नाराज चल रहा था, और वो लगातार अकबर का कान भर रहे थे। लगातार बैरम खां की शिकायतें अकबर के पास पहुंच रही थी। अकबर भी बैरम खां से थोड़ा नाराज चल रहा था। उसका कारण ये था कि अकबर जब कोई काम कहता था तो बैरम खां उसे अनदेखी कर देता था। तो अकबर को कहीं ये लगने लगा कि बैरम खां जो है उससे ज्यादा प्रभावशाली हो गया है। और सही बात है, प्रशासन में बैरम खां की जो अधिकार थे या फिर जो महत्व था वो अकबर से ज्यादा हो गए थे। तो अकबर 1560 आते आते 18 साल का हो चुका था, तो वो सोचता है कि अब शासन मुझे खुद करना चाहिए, बैरम खां को शासन नहीं करना चाहिए था। तो इन सब कारणों से वो बैरम खां को एक संदेश भेजता है। बैरम खां जब एक अभियान पे राज्य से बाहर गए रहते हैं, तो उस समय बैरम खां को संदेश भेजता है कि आप इस अभियान के बाद राजमहल में ना आए और आप यहीं से मक्का चले जाएं। बैरम खां को कुछ समझ में नहीं आता है, परंतु वो सोचता है कि उचित है कि मैं मक्का ही चला जाऊं, जब मुझसे मना किया गया है, दरबार में नहीं जाना है। तो बैरम खां वहां से मक्का जाने के बारे में सोच ही रहा था, और वहां से मक्का के लिए निकलता है। उसी बीच में बैरम खां के ऊपर मुगल सेना जो थी वो आक्रमण कर देती है। अभी ध्यान से सुने, बैरम खां तैयार था अकबर की बात मानने को, मक्का जाने को, परंतु फिर भी मुगल सेना बैरम खां की सेना पे आक्रमण करती है और उन दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो यहां से एक प्रश्न ये भी बन के आता है कि बैरम खां और मुगलों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया। तो मैं आपको बता दूं, वो युद्ध था तिलवाड़ा का। तिलवाड़ा के युद्ध में बैरम खां और मुगलों की सेना आपस में लड़ती है, और इस युद्ध में बैरम खां हार जाता है। बैरम खां के हारने के बाद अकबर के सामने बंदी बनाया जाता है, परंतु अकबर को बैरम खां की बहुत सी चीजें याद थी। बैरम खां को वो प्रेम से खान बाबा कहता था, और चूंकि बैरम खां ने ही उसे पाला पोषा, चाहे अपने सेनापतित्व का ज्ञान दिया, तो उसे बैरम खां की हत्या करने का मन ही बनता है। तो बैरम खां के सामने 3 ऑप्शन रखता है। बैरम खां से कहता है, या तो आप किसी सूबे में चले जाएं, हमारे सूबे में, और वहां जाके कोई सूबेदार बन जाए और अपनी सूबेदारी करें। दूसरा ऑप्शन कहता है, या तो आप मेरे सुरक्षा सलाहकार बन जाएं और राज्य में रहें। और तीसरा ऑप्शन कहता है, अगर ये दोनों आपको नहीं मानना है तो आप हमेशा के लिए मक्का चले जाएं और वहीं जाके अपना जीवन व्यतीत करें। बैरम खां चूंकि बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसे लगता है कि मैं राज्य के सबसे ऊंचे पद पे रहा हूं, और ये छोटे छोटे पद लेने में उसे अपनी हीनता महसूस हो रही थी, इसलिए उसने कहा कि मुझे मक्का ही चले जाना चाहिए। तो वो मक्का जाने को तैयार हो जाता है। वो तीसरी बात अकबर की मान लेता है।
और मक्का के लिए निकल जाता है। अब यहाँ कहानी थोड़ी बदलती है, खूब ध्यान से सुनिए। यहाँ से प्रश्न बनता है, बैरम खां जब मक्का के लिए रवाना होता है तो जब गुजरात पहुंचता है तो गुजरात की एक जगह थी पाटन। गुजरात के जब वो पाटन में पहुंचता है, पूछा गया है बैरम खां की हत्या कहाँ हुई थी, तो गुजरात के पाटन में जब वो पहुंचता है तो वहां कुछ लोग उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इस आक्रमण में वो मारा जाता है। अब ये आक्रमण कौन करता है, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो मैं बता दूं, ये आक्रमण मुबारक खां करता है। तो फिर ये मुबारक खां कहां से आ गया, ये कौन मुबारक खां है, ये भी एक प्रश्न बन के आता है। तो हम आपको थोड़ी सी जानकारी पीछे जाके देंगे कि जब हुमायूं भारत में आगमन पे एक युद्ध करता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध, तो उस समय मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों से उसका युद्ध होता है और उस अफगान युद्ध में ही मुबारक खां के पिता को बैरम खां ने मार दिया होता है। तो जब मुबारक खां के पिता की हत्या हुई थी तभी से मुबारक खां इस बैरम खां को ढूंढ रहा होता है और भाग्यवश उसे गुजरात के पाटन में वो मौका मिलता है जब वो बैरम खां को मार सकता है और यहां वो बैरम खां की हत्या कर देता है। बैरम खां की जब हत्या हो जाती है तो यहां से बैरम खां और अकबर का संबंध खत्म हो जाता है, यानी एक हिस्सा खत्म हो गया। 1556 से लेके 1560 तक बैरम खां का जो शासन था वो खत्म हो गया। इसके बाद 1560 से लेके 1562 तक मैं आपको बताता हूं कि ये पर्दा शासन या पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है, वो शासन शुरू हो जाता है। अब जब पता चलता है अकबर को कि बैरम खां की हत्या हो गई है तो अकबर को बड़ा दया आता है या फिर बड़ा तरस आता है और वो सोचता है कि अब क्या किया जाए, उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी पत्नी का क्या होगा। तो वो एक उपाय ये लगाता है कि खुद जो है बैरम खां की पत्नी सलीमा बेग से निकाह पढ़ लेता है ताकि ये लोग सड़कों पे ना फिरे, इनकी भी एक सुरक्षा मिल जाए, राजघराने में आ जाए। तो वो सलीमा बेग से शादी कर लेता है और दूसरी बात, उनका पुत्र जो था अब्दुल रहीम, ये अब्दुल रहीम जो बाद में जाके अकबर के 9 रत्नों में से एक होगा, वो बैरम खां का पुत्र था। तो सलीमा बेग से शादी कर लेता है। अब ये सलीमा बेग कौन थी, तो सलीमा बेग इसके चाचा की ही लड़की थी और सलीमा बेग जो थी वो हुमायूं के भाई की बेटी थी, यानी हुमायूं की भतीजी थी जिनकी शादी बैरम खां से हुई थी। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर इस सलीमा बेग से शादी कर लेता है, यानी अपनी चचेरी बहन से शादी कर लेता है। इससे उनको संरक्षण प्राप्त हो जाता है और उनके पुत्र अब्दुल रहीम को भी एक पिता का सुख मिल जाता है। यही अब्दुल रहीम जो है बाद में अकबर ने इनको खाने खाना की उपाधि दी थी। अब्दुल रहीम को ही खाने खाना कहा जाता था। चलिए वो आगे मैं बताऊंगा कब दिया, क्यों दिया, आगे चलता रहेगा। तो फिर खाने खाना की उपाधि अकबर ने इनको दिया था और इस अब्दुल रहीम की शिक्षा दीक्षा की पूरी जिम्मेदारी अकबर ने ली और उनको खूब ढंग से पढ़ाया लिखा। तो यहाँ से बैरम खां का जो चैप्टर था वो क्लोज हो जाता है। अगला चालू होता है पेटीकोट शासन या पर्दा शासन। हालांकि ये शासन का 1560 से लेके 1562 तक ही माना जाता है, परंतु खींचतान के 1564 तक चला, यानी 1564 तक। इस शासनकाल में अकबर का प्रभाव जो था वो प्रशासन पे ना के बराबर था। इस समय प्रशासन को पूरी तरह से उसकी धाय मां, उनका पुत्र, उनकी बेटी और अकबर की खुद की मां चलाती थी, यानी पर्दे के अंदर से। पर्दे के अंदर से शासन होता था, इसलिए इसे पर्दा शासन या पेटीकोट शासन कहा गया। अब ये धाय मां कौन थी, तो देखिए अकबर की धाय मां थी जिनका नाम था महानमंगा। उनका पुत्र था आदम खां और उनकी पुत्री थी जीजी अंगा। तो इनका प्रशासन पे बहुत प्रभाव था 60 से लेके 62 तक। धाय मां महामंगा, पुत्र आदम खां और पुत्री जीजी अंगा और खुद अकबर की माता हमीदा बानो का भी
प्रशासन पे एक अच्छी पकड़ थी। लेकिन ये पर्दा प्रशासन खत्म कैसे हुआ, इसकी भी एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनो। 1561 में अकबर जो है इस महामंगा यानी धाय मां के पुत्र को मालवा के अभियान पे भेजता है। मालवा 1561 पे भेजा जाता है ये आदम खां, जहां का शासक था बाज बहादुर। ये जाता है आदम खां, और चूंकि इसके शासन पे अच्छी पकड़ थी तो ये उस पे आक्रमण करता है मालवा पे, और मालवा को जीत लेता है। मालवा की राजधानी सारंगपुर को ये जीत लेती है। उस मालवा की राजधानी सारंगपुर हुआ करती थी। शासक था बाज बहादुर, याद रखिएगा। यहीं से अकबर के शासन में थोड़ा फेरबदल होता है। जब मालवा को जीतता है ये आदम खां और सारंगपुर में बहुत लूटपाट करता है, तब बहुत ज्यादा धन इसके हाथ लगता है। धन लूटने के बाद जब ये वापस आता है तो अकबर इससे उस धन की बात करता है, परंतु आदम खां अकबर को वो धन देने से मना कर देता है, या फिर उस धन का हिस्सा राजकोष में जमा नहीं करता है। इससे अकबर नाराज हो जाता है। आदम खां को जब ये बात पता चलती है तो वो अकबर की हत्या की योजना बनाने लगता है, और ये बात अकबर को पता चल जाती है। तो 1561 में मालवा अभियान जो था वो काफी परिवर्तनशील रहा। जब अकबर को पता चलती है कि आदम खां मेरी हत्या करना चाहता है, तो 1562 में वो आदेश देता है, या फिर ये कहिए कि उसे मृत्यु दंड दे देता है, और आदम खां की हत्या कर दी जाती है। आदम खां की हत्या हो जाती है। अब आदम खां किसका पुत्र था? तो अकबर की धाय मां महामंगा का, जिसका प्रशासन में बहुत बड़ा पुत्र था। मां जब ये सुनती है कि मेरा पुत्र मारा गया है, तो महामंगा को बहुत दुख होता है कि अकबर ने मेरे पुत्र को मरवा दिया, जिस अकबर को मैंने जीवन भर पाला, और वो काफी दुखित हो जाती है, और 1562 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो यहां से आप कह सकते हो कि पर्दा शासन यानी पेटिकोट शासन खत्म हो जाता है, क्योंकि मुख्य जो शासिका थी महामंगा वो खत्म हो चुकी थी, उनका पुत्र आदम खां खत्म हो चुका था। फिर भी अभी पर्दे के अंदर से शासन चल रहा था, क्योंकि अभी हमीदा बानो जो थी वो थी, जिनका भी प्रभाव था काफी अच्छा। लेकिन 1564 जाते जाते 1564 जाते जाते लगभग जो था वो पर्दा शासन खत्म हो जाता है, और अकबर अब स्वतंत्र रूप से अपना विस्तार अभियान शुरू करना चाहता है। अब यहाँ पे वो विस्तार करना चाहता है। अकबर जो था उसने अपने विस्तार को काफी लंबा किया है, बड़ा लंबा शासन है। इस मध्यकालीन इतिहास में अकबर का शासन काल भी लंबा है और शासन क्षेत्र भी लंबा है। उत्तर पश्चिम से लेके पूर्व तक और दक्षिण तक अकबर का शासन था। तो उत्तरी पश्चिमी अभियान भी करता है, दक्षिणी अभियान भी करता है, बाकी सेंट्रल में वो था ही। तो इस प्रकार वो अपने शासन को काफी बढ़ाना चाहता है। तो सबसे बड़ी चीज थी विस्तार अभियान में वो राजपूतों पे अपनी विस्तार नीति अत्यधिक रखता है। अब उसको पहले समझने के लिए हम चलते हैं, पहले इन अभियानों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम राजपूत शासन आपको समझाते हैं। मैंने अभी बताया पहला उसका अभियान जो था 1561 में मालवा था, जहां उसको जीत मिलती है। आदम खां के बारे में बताया। 1561 में ही उसका दूसरा अभियान जो था वो चुनार पे आक्रमण था। चुनार के किले पर वो अपने दूसरे प्रमुख सेनापति आसफ खां को भेजता है, और आसफ खां जीत लेते हैं और चुनार का किला उनके अधीन हो जाता है। तो इस प्रकार आसफ खां जो था वो चुनार का किला जीत लेता है। चलिए, उसके बाद अगला उसका अभियान जो था वो 1564 का था, जो कि गोंडवाना में था। ये गोंडवाना जो था यूपी का एक क्षेत्र था, और वहां का शासक उसमें वीर नारायण था। वीर नारायण शासक था, और उसकी संरक्षिका थी रानी दुर्गावती। आपने बहुत जगह रानी दुर्गावती को पढ़ा होगा, भारतीय इतिहास में उनको बहुत ज्यादा याद किया जाता है। क्योंकि दुर्गा अष्टमी को उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको रानी दुर्गावती, उनका दुर्गावती नाम पड़ा। 16 वर्षों से वो वीर नारायण की संरक्षिका थी, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने शासन को कर रही थी।
अकबर का ये जो दूसरा सेनापति था आसफ खां, ये अकबर को भड़काता है और बुरी तरह से भड़काने के बाद अकबर गोंडवाना के खिलाफ अभियान करने को तैयार हो जाता है और वो इस पे यानी गोंडवाना पे आक्रमण कर देता है आसफ खां के नेतृत्व में। आसफ खां जब गोंडवाना पे आक्रमण करता है तो रानी दुर्गावती वीरता से इस युद्ध में लड़ती है, परंतु जब देखती है कि मैं युद्ध हार जाऊंगी तो अपने सेनापति से कहती हैं कि मेरी हत्या कर दो। सेनापति जब तैयार नहीं होता है तो अपने तलवार को अपने सीने में ही मार के अपनी हत्या कर लेती हैं, अपने आप को मृत्यु को दे देती हैं ताकि मुगल उनको छू ना सके। तो रानी दुर्गावती की कहानी जो है काफ़ी इंस्पायर्ड है, काफ़ी लोग इसे सुनाते भी हैं और भारतीय कहानियों में इनका बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो इस प्रकार गोंडवाना का युद्ध खत्म हो जाता है। अब मैं आपको शुरू करूंगा राजपूत शासकों से उसका संबंध। तो गोंडवाना जीतने के बाद रानी दुर्गावती की कहानी खत्म हो जाती है और आसफ खां वहां के किले पर अपना अधिकार कर लेता है। अकबर जानता था कि यदि भारत पे कब्जा करना है तो सबसे पहले यहाँ के राजपूतों पे अपना अधिकार करना पड़ेगा किसी भी तरह। तो उसने राजपूतों पे अधिकार करने के 3 तरीके अपनाए। उसने राजस्थान के जो राजपूत थे उनका शासन काफी लंबा था, काफी ताकतवर रहे, तो उसने उनको 3 तरह के ऑप्शन दे दिए, 3 नियम बता दिए और इस तरीके से उसने राजपूत शासकों पे अधिकार करना शुरू किया। पहला उसका था कि या तो राजपूत घराने में उसकी शादी कर दी जाए और वहां एक संधि प्रस्ताव हो जाए, आपसी मित्रता हो जाए। दूसरा, या तो जो राजपूत शासक हैं वो स्वयं की अधीनता स्वीकार कर ले, स्वयं मान जाए कि वो अकबर के अधीन है, तो नहीं भाई ठीक है, वो भी ठीक है। और तीसरा था अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। तो उसने हर व्यक्ति के लिए, हर राजपूत के लिए ये 3 दरवाजे खोल दिए। पहला वैवाहिक संबंध, दूसरा या तो अधीनता स्वीकार कर लो या फिर आखिर युद्ध लड़ो। तो इस अभियान में वो अपनी यात्रा शुरू करता है और सबसे पहले पहुंच जाता है आमेर शासक। हम आपको बता दें आमेर शासक जो थे वहां पहुंचता है अकबर, तो बड़ा उसका आवभगत होता है। उस समय आमेर पर भारमल का शासक था जिसे बिहारी मल के नाम से भी जाना जाता है। भारमल अकबर से प्रभावित होते हैं और अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे हरखा बाई भी कहा जाता है, कहानियों में उनका नाम जोधा बाई भी दिखता है, उनसे अपनी पुत्री की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो भारमल अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी अकबर से कर देते हैं और उसके बाद अपने पुत्र भगवान दास को अकबर के दरबार में भेज देते हैं और अपने पोते मान सिंह को भी। मैं बता दूं यही मान सिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न भी रहा और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हराने वाला जो सेनापति रहेगा वो मान सिंह रहेगा, यानी एक राजपूत दूसरे राजपूत को हराएगा। फिलहाल छोड़िए, कहानी को वापस लौटते हैं और अब आपको बताते हैं कि भारमल ने अपने पुत्र भगवान दास को अकबर के दरबार में भेजा और भगवान दास के पुत्र थे मान सिंह, यानी भारमल ने अपने पोते को भी वहां के अकबर के दरबार में भेजा। अकबर ने उन्हें ऊंचे ओहदे पर रखा और उनका मान सम्मान किया और इस प्रकार पहला विवाह अकबर का हुआ और ये शुरुआत की कछवाहा राजाओं ने। इनको कछवाहा राजा कहा जाता था। इन्होंने वैवाहिक संबंध जो है शुरू किया। पूछा जाता है अकबर का पहला वैवाहिक संबंध किस राज्य से शुरू हुआ, तो वो आमेर था। भारमल की पुत्री हरका बाई, कभी कभी हरखा बाई भी दिखता है और कहानियों में उसे जोधा बाई भी कहा जाता है। इस प्रकार आमेर पर उसका शासन हो जाता है। अब चलते हैं, राजस्थान का सबसे प्रतापी शासक मेवात कहा जाता था, यानी चित्तौड़, जिसका नाम मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था। बाबर के समय में उसमें महाराणा सांगा वहाँ के शासक हुआ करते थे। अकबर का समकालीन जो था चित्तौड़ का शासक वो उदय सिंह था। उदय सिंह उस समय शासन करता था। तो अकबर जब आगे बढ़ा तो ये लोग तैयार नहीं हुए, किसी तीनों में से उनके पास ये ऑप्शन था कि भाई हमें युद्ध करना है, बाकी हमें तुम्हारी कोई संधि नहीं माननी।
तो 1567 में मैं आपको बता दूं, 1567 में ये अकबर जो है मेवात पे आक्रमण करता है, यानी चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और उदय सिंह वहां से भाग चलते हैं। बड़ा काले अक्षरों में कहा गया है वहां के इतिहास में, महाराणा प्रताप इसके लिए काफी नाराज भी रहे। तो उदय सिंह वहां से भाग चलते हैं, अकबर पहुंचता है और बहुत ज्यादा लूटपाट करती है इसकी सेना, वहां पे बहुत ज्यादा हत्याएं भी की जाती हैं और इस प्रकार चित्तौड़ पे अकबर का अधिकार हो जाता है। लेकिन यह अधिकार काफी लंबे समय तक नहीं चलता है। 1572 में महाराणा प्रताप वहां के शासक बनते हैं और जल्द ही अपने राज्य को अपने अधिकार में कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध आपने भारत के इतिहास में पढ़ा होगा, अक्सर कविताओं में मिलता है, चढ़चेतक पे तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ये कविताएं आप लोग हल्दी घाटी से ही पाते हैं और ये चेतक जो था वो महाराणा प्रताप का ही घोड़ा था। तो मैं आपको बता दूं, महाराणा प्रताप जो अपने किले पर अधिकार करते हैं तो 1576 में 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा जाता है और अकबर स्वयं युद्ध के लिए नहीं आता है। अकबर ने कभी महाराणा प्रताप से आमने सामने का युद्ध नहीं किया, ये इतिहासकार लिखते हैं। और इतिहास में मैंने कई जगह बारीकी से इतिहास को पढ़ा है, इस चीज को मैंने ध्यान भी दिया है कि अकबर डायरेक्ट कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया, क्योंकि महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे। बाद में मैं महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का जब युद्ध आपको पढ़ाऊंगा तो महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इस समय हम अकबर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम अकबर को ही बताएं, महाराणा प्रताप को ना बताएं। तो अकबर जो था वो हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी दो सेनापति मान सिंह, मैंने अभी बताया मान सिंह के बारे में जो भारमल के पुत्र थे, उनको और अपना दूसरा सेनापति आसफ खान, जिसको मैंने बताया था गोंडवाना में उसने अकबर को भड़काया और रानी दुर्गावती के खिलाफ युद्ध कराया। तो ये आसफ खान और मान सिंह जो थे वो अकबर की सेना का नेतृत्व करते हैं, यानी एक हिंदू और एक मुसलमान। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि महाराणा प्रताप की भी सेना एक हिंदू और एक मुसलमान, दो सेनापति लेके चलती है। तो देखिए, एक तो थे महाराणा प्रताप खुद और दूसरे उनके विश्वसनीय थे हकीम खान। यानी ऐसा नहीं था कि मुसलमान लोग हिंदुओं की तरफ से नहीं लड़ते थे। या आप देख सकते हो, अगर हिंदू मुसलमान की तरफ गया तो मुसलमान भी हिंदू की तरफ थे और हकीम खान जो थे महाराणा प्रताप के सेनापति थे। युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है, लेकिन अंततः अकबर की सेना जीतती है, मान सिंह की सेना जीतती है और महाराणा प्रताप युद्ध को हार जाते हैं। मैं बाद में आपको हल्दी घाटी के युद्ध में बताऊंगा, उसमें मैं आपको चेतक की वीरता के बारे में भी बताऊंगा कि चेतक ने कैसे महाराणा प्रताप की जान बचाई थी और महाराणा प्रताप का तलवार और भाला कितना काम किया था। लेकिन इस युद्ध को हारने के बाद महाराणा प्रताप जो है वो अरावली के जंगलों में चले जाते हैं, जंगलों में पकड़ लेते हैं और वहां रहते हुए फिर से युद्ध योजना बनाते हैं और धीरे धीरे फिर से अपने राज्य को अपने कब्जे में लेना शुरू करते हैं। और मैं बता दूं 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है और उस मृत्यु तक वो लगभग अपना क्षेत्र अपने अधिकार में कर चुके रहते हैं, यानी फिर से वो चित्तौड़ को जीत चुके रहते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह शासक बनता है और अकबर अपने पूरे जीवन काल में इस चित्तौड़ पे, इस मेवात पे पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाता है। तो ये युद्ध आगे चलता रहेगा और ये युद्ध जहांगीर तक जाएगा। तो मैं आज जहांगीर का जब सेक्टर आपको पढ़ाऊंगा, जहांगीर का वीडियो दूंगा, तो फिर इस युद्ध के बारे में कुछ वर्णन दूंगा। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अमर सिंह शासक बनता है। यहीं पे मैं चित्तौड़ को रोकता हूँ, आगे चलता हूँ। इसके बाद कुछ राजपूत शासक जैसे थे मेड़ता के, रणथंभौर के, कालिंजर के, मारवाड़ के, बीकानेर के, ये स्वयं अधीनता स्वीकार कर लेते हैं स्वेच्छा से, बिना युद्ध लड़े।
तो ये आपके थे मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजा, मारवाड़, बीकानेर, ये खुद अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और इस प्रकार अकबर जो था पूरे राजपूताना पे काबिज हो जाता है और धीरे धीरे पूरे राजपूत उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये खत्म हुआ यहाँ पे कहानी। अब हम चलते हैं 1572 की कहानी लेके। अलग अलग अभियान बता रहा हूँ मैं भी। अकबर का जब दूसरा वीडियो दूंगा तो उसमें काफी बारीकी से इन चीजों को समझाऊंगा कि कैसे क्या हुआ। अभी तो मैं उसके शासनकाल को लेकर चल रहा हूँ, दूसरे वीडियो में मैं आपको डेट वाइज सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो दूसरा अभियान जो था वो उसका था गुजरात विजय। गुजरात पे मुजफ्फर खान नामक व्यक्ति शासन कर रहा होता है और अकबर को गुजरात जीतने की इच्छा होती है। तो 1572 में वो गुजरात पे आक्रमण करता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ से एक पीसीएस का प्रश्न आपके सामने आएगा। बहुत सी परीक्षाओं के प्रश्न अकबर से हैं, ये पीसीएस का भी प्रश्न है कि मैं अभी बताऊंगा आपको। तो 1572 में जब वो गुजरात पे आक्रमण करता है तो मुजफ्फर खान को वो हरा देता है और गुजरात पे अधिकार कर लेता है और वापस लौटता है। परंतु लौटते ही समय पुनः विद्रोह हो जाता है और फिर से 1573 में अकबर तेजी से वापस लौटता है और फिर से जाके उस विद्रोह को दबाता है और गुजरात पे अधिकार कर लेता है। सूरत उसके अधीन हो जाता है, गुजरात को वो अपने अंतर्गत ले लेता है। यहाँ से प्रश्न उठता है कि अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र कब देखा था? तो मैं आपको बता दूं 1572 में ही 1572 में ही जब वो गुजरात अभियान पे रहता है तो खंबात की खाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले वो खंबात की खाड़ी क्षेत्र में सबसे पहले वो समुद्र के दर्शन करता है। प्रश्न पूछा गया है अकबर समुद्र के दर्शन कब करता है? तो ये 1572 में कहाँ करता है? तो खंबात खाड़ी के क्षेत्र में। इस प्रकार गुजरात विजय वो 1573 में कर लेता है। इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो बुलंद दरवाजा बनाएगा। फतेहपुर सीकरी का जब आगमन होता है तो उस समय बहुत पहला बड़ा दरवाजा है जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही वो बुलंद दरवाजे का निर्माण करता है। इस प्रकार गुजरात विजय भी वो प्राप्त कर चुका रहता है। अब हम चलते हैं 1574 और 76। 1574-76 में चलते हैं तो वहां पे अकबर जब के शासन काल में ही बिहार में दाऊद खान नामक व्यक्ति जो था वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता है और बिहार पे धीरे धीरे अपना अधिकार जमाना शुरू कर देता है। अकबर को जब ये सूचना मिलती है तो तुरंत मुनीब खां को सेना के साथ भेजता है और स्वयं सेना लेके जाता है। दाऊद खां को हरा दिया जाता है और पुनः बंगाल और बिहार को अपने कब्जे में अकबर कर लेता है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में काबुल, कंधार, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी भारत में उड़ीसा तक अकबर का शासन था। मैंने बताया ना शुरू में कि अकबर का साम्राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा था। ये हो गया आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्र। अब मैं चलता हूं आपको अकबर का दक्षिण अभियान लेकर। अकबर दक्षिण में आक्रमण करता है, खानदेश, अहमदनगर, दौलताबाद, असीरगढ़ को जीतता है। मैं बता दूं जब ये अहमदनगर पे आक्रमण करता है तो वहां चांद बीबी का शासन था जो कि बहुत वीरता से इससे युद्ध करती हैं। तो चांद बीबी का नाम आपने सुना ही होगा। और चलते हैं असीरगढ़। 1601 में असीरगढ़ का जो आक्रमण था वो अकबर का अंतिम आक्रमण था। यानी अकबर का अंतिम अभियान आपसे पूछा जाता है तो वो असीरगढ़ किले का अभियान था। असीरगढ़ बताया जाता है कि काफी धनाढ़ क्षेत्र था और यहां तक कि उसके किले की चाबियां भी सोने की बनी हुई थी। तो अकबर असीरगढ़ पे आक्रमण करता है, उसे जीतता है और वहां से बहुत ज्यादा धन पाता है और ये उसका अंतिम अभियान कहा जाता है। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का किला था। 1601 के बाद चूंकि एक लंबा शासन करता आ रहा है तो उसका पुत्र सलीम भी अब बड़ा हो जाता है। अब वो भी शासन करना चाहता है लेकिन पिता शासन पे बैठा हुआ है तो कैसे ये शासन करे। इस वजह से सलीम कई मर्तबा विद्रोह करता है। हालांकि युद्ध तो नहीं करता है लेकिन अकबर का लगातार विरोध करता है। तो पुत्र मोह में, क्योंकि आपको मैं बता दूं इसका नाम सलीम क्यों पड़ा, क्योंकि
देखिए अकबर जो था सलीम चिश्ती के दरगाह पे लगातार मन्नतें मारता रहा एक पुत्र के लिए, और फिर ये सलीम पैदा हुआ तो अकबर बड़ा प्रेम इसे देता था, बहुत प्रेम से रखता था, और लगातार ये विद्रोह कर रहा था। उस वजह से अकबर काफ़ी दुखित हो जाता है और धीरे धीरे जाते जाते 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र विद्रोह के कारण दुखी होकर 1605 में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद आगरा के सिकंदरा में उसके शव को दफन कर दिया जाता है, यानी आगरा के सिकंदरा में ही उसको दफन किया गया। अब आपको बता दें कि अकबर जो था उसका एक मुख्य बिंदु यह रहा कि मध्यकालीन इतिहास में अनपढ़ शासक था, अंगूठा छाप, लोग कहते हैं अंगूठा छाप, तो अंगूठा छाप था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था अकबर। लेकिन एक प्रतापी और महान राजाओं की श्रेणी में अकबर का नाम अशोक के बाद आता है। अशोक के बाद अकबर का नाम लिया जाता है भारतीय इतिहास में। अकबर संगीत का भी बहुत प्रेमी था और नगाड़ा बजाना बहुत पसंद करता था। तो इस प्रकार आपने देखा कि मैंने अकबर का पहला वीडियो आपको दिया और सब कुछ बताया। विशेष रूप से मैंने बताया कि अकबर नामा जो है, जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, उससे अकबर की पूरी जानकारी मिलती है। राजपूतों को उसने कैसे अधिकार किया, गुजरात पे कैसे अधिकार किया, दक्षिण भारत पे उसने कैसे अधिकार किया, उसकी विस्तार नीति क्या थी, बैरम खान से उसके संबंध क्या थे, पर्दा शासन क्या था, पेटीकोट शासन क्या था, इन सब का मैंने आपको विस्तृत वर्णन दिया। और इस प्रकार मैं पहले पार्ट को अपने खत्म करना चाहूँगा और दूसरे पार्ट में पुनः आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। जय हिंद।